अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह कि आपको पता है आज 6 सितंबर है। 6 सितंबर वो दिन हमारे शोहदा का दिन। इस वक्त हम मौजूद हैं यादगार शोहदा में। मेरे पीछे ये खड़े पाक फौज के कड़ियल जवान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 6 सितंबर 1965 को जो पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत कड़ा वक्त आया था, हमसाया मुल्क भारत की तरफ से उन्होंने हमारे ऊपर रात के अंधेरे में अटैक कर दिया था, लेकिन इन शेर दिल जवानों ने अपनी पूरी सैर हासिल कोशिश और अपनी मेहनत और अपनी वतन के साथ मोहब्बत का उस दिन सबूत देते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, हमारी मशरकी सरहदों की हिफाजत की। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे इस वक्त आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें शोहदा की फैमिलियाँ भी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म का दिफाई साजो सामान मौजूद है। आज हम आपको दिफाई साजो सामान के मुतालिक भी बताएंगे, पाकिस्तान की माशी सिग्निफिकेंस के बारे में भी बताएंगे, इस दिन की सिग्निफिकेंस के बारे में भी बताएंगे, और आपको अवाम की आवाज में आज इस स्पेशल सेगमेंट के रूबरू लेके चलेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान, पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे परचम लहराता हूँ, नारे लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान साहब, मुझे ये बताएं, आपने तो पूरा कौमी सब्ज हिलाली परचम में अपने आप को रंग दिया, कौन सा जज्बा है जो ये सारा दिन आप वहाँ पे, एक बड़ा मुश्किल टास्क है, गर्मी सर्दी आप वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, बड़े जोशे जज्बे से नारा लगाते हैं पाकिस्तान का, कौन सा जज्बा ऐसा जो इन चीज़ों पे मजबूर कर दे? देखिए जी, इतना खूबसूरत पाकिस्तान है और हमारे जो बरों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अफाज पाकिस्तान ने और हमारे बाप दादा ने, बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानी दी हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 1965 और 1971 की जो जंग गुजरी है, वो तो दूर की बात, मैं उस पर बाद में बात करूँगा, मैं उसे थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रखता हूँ। हालिया में आपको याद होगा 27 फरवरी है 2019 अभिनंदन वाला सकी से, ठीक है। तो बताने का मकसद है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस नई जनरेशन में 2024 में MM आलम की तरह बेशुमार चीते बैठे हुए हैं, बब्बर शेर बैठे हुए हैं, जो जैसे दांत खट्टे उस वक्त किए थे उससे ज़्यादा खट्टे करने को तैयार है। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमजद सनैन। अमजद साहब, मुझे ये बताएं, उन्होंने जिस तरह बात की अभिनंदन की और पाकिस्तान के हीरोज़ की, 6 सितंबर का दिन ठीक है, एक जंग लगी दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि नई जनरेशन को इन चीज़ों को प्रॉपरली कन्वे नहीं किया जा रहा? बच्चों को इतना पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। जी, हम इसलिए कह रहे हैं कि वाम को बताना चाहिए, बाहर के बच्चों को बताना चाहिए कि जो हमारे शहीद हुए हैं उनको याद करना चाहिए। 6 सितंबर ऐसी से अच्छी मनानी चाहिए और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। बहुत गर्मी का भी मौसम है, बड़ा हवस है, और मतलब मुझे नहीं लगता था कि लेडीज़ आएंगी, लेकिन लेडीज़ बड़ी तादाद में नज़र आ रही हैं, तो जज्बा मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ख़वातीन का भी दीदनी है। मेरा तो खुद का ये बहुत शौक है, मेरे अब्बू भी आर्मी में रहे हैं, वो 16-68 में थे, तो मैं खुद इसे बड़े जोश और हिम्मत से जज्बे में इस तरफ आई हूँ कि मैं खुद इस मुकाम पे पहुँचूँ। अच्छा मैम, एक और चीज़ मुझे बताएं कि वक्त के साथ साथ, गुजरते वक्त के साथ साथ पाकिस्तान को इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ना मिलाइन किया जा रहा है, जो कि हमारे नज़दीक हमें उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश, तो एज अ लेडी, ठीक है, एज अ खातून, आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन क्या किरदार अदा कर सकती हैं? ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकती है, अगर उनमें जज्बा है, हिम्मत है, वो इस मुकाम पे आ सकती हैं। फोर्सेज में जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो एक शहीद मरियम थी जो एयरफोर्स की थी, आपको लगता है कि ख़वातीन का भी उसी तरह रोल होना चाहिए मैदान जंग में जिस तरह मर्दों का? यस, होना चाहिए। ये सिर्फ हॉस्पिटल्स तक होना चाहिए उन्हें? नो, इस तरह। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। मेरे साथ इस वक्त एक ASF के जवान मौजूद हैं। आपको पता है ASF का भी पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है उसका बड़ा किरदार है पाकिस्तान के दिफा के अंदर। सर, सबसे पहले तो 6 सितंबर आपको मुबारक हो। दूसरा मुझे ये बताएं, 6 सितंबर तो आता है हर साल, लेकिन इस वक्त आवाम की सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है फ़ौज को, क्योंकि जितने दरपेश चैलेंजेस हैं मुल्क? ये जितने भी बॉर्डर है ना, चाइना के अलावा हर बॉर्डर पे हमें ख़तरा है ना, लेकिन ये जो पाकिस्तान आर्मी है इसने बहुत अपने जद्दोजहद से अपना पाकिस्तान को संभाला हुआ है, ठीक है। हमें पाक आर्मी का साथ देना चाहिए, और जितने भी नौजवान शहीद होते हैं ये ज़्यादा आर्मी के शहीद होते हैं, तो हमें इनकी दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका कहने का मकसद है कि पहले तो सिर्फ इंडिया का बॉर्डर था, अब अफगान बॉर्डर भी बिजी हो गया? जी, ऐसे हर तरफ से हमें ख़तरा है, सिर्फ जो है चाइना का बॉर्डर है ना, इस तरफ से हम सेफ़ हैं, लेकिन हमारे जो एटमी ताकत है हम इस वजह से बचे हुए हैं, और हमारे जो लोगों के अंदर जज्बा है पाकिस्तान का, ठीक है, आर्मी के अंदर जो जज्बा है, मेन तो हमें आर्मी के साथ रहना चाहिए।
तैयब साहब ने जी बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की कि उन्होंने कहा जी कि इस वक्त जो फोर्सेस को आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है वो आज से पहले कभी नहीं थी, क्योंकि चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हो गए कंट्री के। आगे चलते हैं और लोगों से भी आपको मिलवाते हैं। जी नाजरीन, जिस तरह के आप मेरे पस मंजर में देख सकते हैं, ये 122 मिलीमीटर की होविट्जर है। ये फौज के स्टैंडर्ड तोपखाने की तोपें हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप मेरे इस तरफ देखें, ये नौजवान एक लाइट LMG को पकड़ के पंगे ले रहा है, लेकिन मैं इनसे भी बात करूंगा। पीछे एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं, इधर कुछ लड़के हैं मौजूद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान, कैसा फील हो रहा है एक वेपन पकड़ के? आपको फौज की कुर्बानियों का एहसास हो रहा है? बहुत फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। दिल कर रहा है कि हम भी फौजी होते, पर हाइट छोटी है। नहीं, हाइट छोटी होने से कोई नहीं, जज़्बा आपका जवान होना चाहिए। हमारा जवान है। अच्छा, ये आपको पता है ये कौन सी है राइफल? जी सर, ये कौन सी है? G3 है जी। हमारे साथ ये एक पाक फौज के जवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। इस गन का नाम है 122 मिलीमीटर हविट्जर मेड इन चाइना। इसका कुल रेंज है 11,800 मीटर। इसका फर्स्ट लाइन मुनीशन है 120 राउंड। और एक और चीज़ मुझे बताएं, ये बंदूक ये जो है तोपखाने की तोप है, इसके अलावा इससे बड़ी भी तोपें हमारे पास मौजूद हैं? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी भी हैं। वो सामने आपको नज़र आ रही है 130 मिलीमीटर है। जो अभी नई आ रही है वो SH-15 है, वो इससे भी बड़ी है। ये सारी होविट्जर्स हैं? जी, ये सारी हविट्जर हैं। हम इस वक्त जो आर्म्ड फोर्सेस के ना एंटी एयरक्राफ्ट की जो गने हैं उनके सेक्शन में मौजूद हैं। आप ये जिस तरह देख सकते हैं, ये चाइनीज़ वेपन है बेसिकली। इट इज़ एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। इट इज़ द बेस्ट एंटी एयरक्राफ्ट वेपन पाकिस्तान एयर डिफेंस हैव। मेड इन स्विट्जरलैंड, अ रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर्स। बेहतरीन किस्म की गन है ये, और मेरे ख्याल में इससे बेहतर एंटी एयरक्राफ्ट वेपन पाकिस्तान क्या वर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं बना। एंटी एयरक्राफ्ट गन की सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मिसाइल्स बन गए, मोटार्स बन गए, लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट गन की सीरीज़ में इससे बेहतर कोई वेपन नहीं बना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ज़रा मुझे इस गन की खसूसियात के बारे में बताएं। ये इसके क्या रेट ऑफ फायर है, किस कैलिबर की है ये सर? सर, ये मुख्तलिफ खसूसियात की हामिल है जो कि इसको दूसरी गनों से नुमाया करती है। इसकी खसूसियात में ये ऑटोमेटिक लेवलिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक रिलोडिंग सिस्टम है और ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन सिस्टम है। और ये जो कैमोफ्लेज आप देख रहे हैं, स्पेशल कैमोफ्लेज है और गन किंग साइज सिस्टम है इसका। और साथ ही साथ PSU पावर सप्लाई यूनिट जो इसको पावर देता है और इसको हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा सर, इसका रेट ऑफ फायर क्या है? इसका 1100 राउंड पर मिनट 2 बैरल इसका रेट ऑफ फायर। और अच्छा, कितने को लोग इसे ऑपरेट करने में लगते हैं? इसकी जो डिटैचमेंट है 4 बंदों की होती है और एक बंदा इसको ऑपरेट करता है। और मतलब कितना टाइम लगता है? क्योंकि जंग के हालात में तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू बी फास्ट। तो कितनी को मतलब इसकी एफिकेसी, कितनी स्पीड? इसकी 2 से 3 मिनट के अंदर इसको हम पूरी इंजेक्शन कर देते हैं। 2 से 3 मिनट में इस बीस्ट को पाकिस्तानी फौज के जवान रीलोड करके दोबारा इस पोजीशन में ले आते हैं कि वो जो भी एनिमी का एयरक्राफ्ट है उसको डाउन कर सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आपको बताएं कि हम इस वक्त आर्मर्ड कोर डिवीजन के कैंप में मौजूद है। इस वक्त यहाँ पे लाइट मशीन गन से लेके स्टैंडर्ड राइफल से लेके जो आप कह सकते हैं माउंटेड मिसाइल सिस्टम है वो मौजूद है यहाँ पे। ये डिफरेंट किस्म की मशीन गन है, जिस तरह ये मेरे ख्याल में HMG है, हैवी LMG है, लाइट मशीन गन है, ये पाकिस्तान ही बना रहा है। उसके अलावा ये 7.62 कॉक्स गन है, ये भी पाकिस्तान बना रहा है। 7.62 बो गन है, ये भी पाकिस्तान बना रहा है। ये आपको पता है पाकिस्तान आर्मी का स्टैंडर्ड वेपन है G3 और असॉल्ट राइफल। ये आपने देखा होगा फोर्सेस के अंदर जब वो परेड कर रहे होते हैं अक्सर उनके पास होती है। उसके अलावा ये AAMG है, ये भी पाकिस्तान बना रहा है। उसके अलावा ये एल्काटोन है, ये बताया गया ये स्पेन का वेपन है और ये बेसिकली आप जैसा कहते हैं ना शोल्डर माउंटेड वेपन है और इसे मिसाइल फायर कर सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट वेपन्स है। वहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम पड़ा है आर्मर्ड कोर का, यहाँ पे पीछे कुछ टैंक्स के मॉडल पड़े हैं। आज 6 सितंबर की सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान का यौम दिफा है। यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ से एक फौज आई थी लेकिन उसे फिर भागना पड़ा वापस। अब आप मुझे बताएं, आज के टाइम में इन बच्चों को 6 सितंबर का हम उस तरह से क्यों नहीं बता पा रहे? इनको मतलब वो जो अहमियत है पाक फौज की वो क्यों नहीं शिफ्ट कर पा रहे? ये हमारे बड़ों की गलती है। जैसे आर्मी को चाहिए कि इनको ट्रेनिंग दें। मतलब आपका मतलब है शहरी दिफा की तरबियत दोबारा स्टार्ट होनी? हाँ, दोबारा स्टार्ट होनी चाहिए कोई, क्योंकि ये जो दिफा का काम है ये आर्मी का है। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर पे। इसे आर्मी की जुबान में APCs भी कहते हैं। ये वो लोहे का जहाज आप समझ लें, एक ऐसी गाड़ी है
जो टैंक से तो ज़्यादा मजबूत नहीं होती, लेकिन इसका मकसद दुश्मन के इलाकों में जब आपने इंटरवीन करना होता है तो ऑब्वियसली सामने से आपको फूलों की सलामी तो दी नहीं जाती, एक गोलियों की बौछार आपका इस्तेमाल करती है। तो आर्म फोर्सेस के जवान इसके अंदर बैठ के दुश्मन के इलाकों में इंटरवीन करते हैं। ऑब्वियसली ये काफ़ी हद तक बुलेट प्रूफ रेजिस्टेंट भी होती है, किसी हद तक रॉकेट भी रेजिस्टेंट होती है। इसका मकसद ही ये है कि इसके ज़रिए आप दुश्मन के इलाकों में इंटरवीन करके, आपने देखा होगा दहशतगर्दी के खिलाफ इन जो गाड़ियों का है वो किरदार बड़ा कलीदी रहा है। और उसके अलावा ये गाड़ी बेसिकली इटालियन मेड मॉडल है। इस तरह की गाड़ियों का होने का मकसद ही ये है कि पाक फौज का जो दिफा है वो एक इस तरह के आनी हाथों में है कि जो मुल्की दिफा जो सालमियत है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी नाजरीन, इस वक्त आपको जिस तरह पता है हम आर्मी म्यूजियम के अंदर आ गए हैं। ये मेरे पीछे भारत से जो छीने के टैंक है जंग के दौरान T-54 है, ये 71 और 65 की जंगों के दौरान इंडियन सूरमा जो दावे बहुत बड़े बड़े करते थे लेकिन वो अपनी मशीनरी छोड़ के दौड़ गए, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी का जो एक लेवल ऑफ फाइट है ना वो एक नेक्स्ट लेवल है। ये आप देखें, ये पोना हार्स का बुशहर सेंचुरियन टैंक है, ये भी 1965 में इंडिया से पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्जे में लिया। उनके फ़ौजी उनकी आर्म डिवीजन के अंदर पता नहीं किस बात का डर था कि वो ये छोड़ के दौड़ गए। अब ये लास्ट में जो टैंक है इसका नाम बड़ा मशहूर है, ये पोना हार्स के कमांडिंग ऑफिसर कोशाब का सेंचुरियन टैंक है। 1965 में पाकिस्तानी फोर्सेज ने इसे कब्जे में लिया। यहाँ पे और भी कई किस्म का असला जी नाज़रीन, जिस तरह के आप देख सकते हैं इस वक्त हम आर्मी म्यूजियम के अंदर मौजूद है और 6 सितंबर की मुनासबत से मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आपको ये बताऊं कि पाक फ़ौज की जो कमान है वो कब किस किस के पास रही। ये बेसिकली पाक फ़ौज के पहले आर्मी चीफ है सर फ्रैंक वॉल्टर मैसूरी। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद ये पाकिस्तान के पहले, आप ये कह लें पाकिस्तान की फ़ौज के कमान करने वाले पहले ऑफिसर थे। उसके बाद है सर डिगलस ग्रेसी, उसके बाद आपको पता है फील्ड मार्शल अयूब खान। एक सीरीज़ है और ये सीरीज़ चलते 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 इस वक्त के जो करंट आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उनके पोर्ट्रेट पे जाके ख़त्म होती है। तो ये पाक फ़ौज की एक पूरी हिरार्की है, दर्जा बंदी है, जिसके अंदर पाक फ़ौज की कमान करने वाले डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, उनके डिफरेंट किस्म के किरदार हैं, उनके दौर में पाकिस्तान को क्या क्या कामयाबियाँ मिली और उन्होंने क्या क्या पाक फ़ौज के साथ मुल्क के लिए खिदमात दी। ये लास्ट में जो पोर्ट्रेट है, मैं कैमरामैन को कहूँगा ये जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का है, जो इस वक्त पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ है और पाक फ़ौज को सर्व कर रहे हैं। जी नाजरीन, जिस तरह के आप देख सकते हैं इस वक्त हम म्यूजियम के 1965 का जो सेक्शन है वॉर का वो बनाया गया उसके अंदर मौजूद है। और ये मेरे सामने ये जो जीप खड़ी है और ये जिसके ऊपर ये एक माउंटेड राइफल भी है तोप वाली, ये वो जीप है जिसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इंडियन आर्मी से पाकिस्तानी फोर्सेस ने कैप्चर की थी। और जिस तरह के आप देख सकते हैं एक पूरी डिपिक्शन की गई है कि किस तरह पाकिस्तान की फोर्सेस के नौजवान इंडिया के जो इसके अंदर सोल्जर्स हैं उनको उन्होंने बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया और उनको हैंड्स अप कर दिया एंड दे आर कैप्चर्ड। तो ये एक बात है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने 1965 की जंग में, ना सिर्फ 1965 की जंग में बल्कि हर जंग में अपनी पूरी, जिसे कहते हैं ना, कायदाना सलाहियत का मुजाहरा करते हुए, और उसका आपके सामने मुजाहरा है। जिस तरह अभी नंदन का जहाज़ गिरा था एंड ही गॉट कैप्चर्ड एंड पाकिस्तान गेव इंडिया बिकॉज पाकिस्तान खैर से गाली और जो कहते हैं ना अमन पे बिलीव रखता है, ये उसी की निशानदही है। जी मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताएं कि 6 सितंबर की सिग्निफिकेंस आपको भी पता है। इस वक्त हम उस सेक्शन में खड़े हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ने, जो कहते हैं ना, इंडिया को वो जवाब दिया जो वो डिज़र्व करता है। आप एज अ शहरी कैसा फील करते हैं? देखिए, इस वक्त आप सवाल कर रहे हैं और मेरा रोंगटे खड़े हो गए हैं कि जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं वो भी मैं अपने बच्चे को भी बता रही थी कि हम लोग ये जो बाजे बजा बजा के अपने मुल्क के लिए आज़ादी का जश्न मनाते हैं, असल ये चीज़, ये हिस्ट्री हम लोग देखें तो हमें पाकिस्तान का एहसास हो कि कितनी कुर्बानियों के साथ हमारे आर्मी के ऑफिसर्स ने ये लिया है। और मैं तो जब से यहाँ पे आई हूँ, ए राहे हक के शहीदों वाला सॉन्ग जो है वो मेरे जहन में गूंज रहा, और जिस सेक्शन में मैं यहाँ आर्मी म्यूज़ियम में आई हूँ वहाँ पे मेरे रोंगटे ही खड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे माइग्रेशन का जो सेक्शन है, ये जो, हाँ जी, और देख के आंसू भी आ रहे हैं। और मैं अपने वतन के नौजवानों को और पाकिस्तानियों को ये कहूँगी कि हमारा वतन बहुत प्यारा है। बहुत शुक्रिया मैडम, की बातें ऐसी हैं कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मेरे भी जज्बात उस लेवल पे पहुंच गए। इसी तरह के शहरियों की हमें ज़रूरत है, इसी तरह के जज्बे की ज़रूरत है, और 65 में भी यही जज्बा था। आगे चलते हैं और लोगों से आपको मिलवाते हैं। ये जो सेक्शन है जी, ये 1947 के हालात को डिपेक्ट करता है। हमें आज़ादी तो लगता है, हमें लगता है प्लेट में मिली है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह अपनी खून के अंदर डूब के
कुर्बानियाँ दे के आज़ादी ली है। ये पीछे जो मंजर है लाहौर रेलवे स्टेशन का है, जब अटारी बॉर्डर से ट्रेन एंटर होती थी तो वो इस तरह खाको खून में लिपटी होती थी और मुसलमान जो थे वो कटे हुए आते थे हिंदुस्तान से। इस वक्त जो लोग अमन की आशा और ये इस तरह की बातें करते हैं, अमन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमन की जो बुनियाद है ना वो खून से सींची जाती है। तो ये उसकी सारी जो है ना मंजर कशी की गई। जी नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है इस वक्त हम 1971 की वॉर के सेक्शन में मौजूद है। जिस तरह के आप जानते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान एक वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा था, जो कि अब बांग्लादेश की सूरत में हकीकतन दुनिया में मौजूद है। लेकिन आपको पता है उधर भी पाकिस्तान फोर्सेस ने बड़ी कोशिश की कि इस इलाके का दिफा किया जाए। लेकिन आपको पता है कि फ्रॉम द डे वन इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर इन्फिल्ट्रेशन थ्रू देयर हिंदू टीचर्स की थी और उधर की जो स्टूडेंट्स थी ना उनकी मेंटल डिपिक्शन इस तरह की कर दी थी कि दे आर अगेंस्ट पाकिस्तान। और वहाँ पे फिर मुक्ति वाहिनी के जो दहशतगर्द थे उन्हें ट्रेन करके और एक पूरा ट्रेनिंग कैंप चलाया गया, जिसे अगरतला का आपको पता है एरिया मशहूर है। और इस वक्त हसीना वाजिद भी वहाँ पे जाके लैंड किया अगरतला में। तो इससे आपको पता लगता है कि आज तक हिंदुस्तान की जो बांग्लादेश में इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म नहीं हो सकी। थैंक्स कि अब बांग्लादेश में एक नई गवर्नमेंट आई है, लेकिन आप जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी की और जो इंडिया के डिफरेंट नरेंद्र मोदी की इन सब की स्टेटमेंट्स मौजूद है। इनके मुताबिक इन्होंने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डबो दिया था, लेकिन जो बांग्लादेश में इस वक्त शेख मुजीबुर रहमान और उनकी नस्ल के साथ इस वक्त हो रहा है वो इस बात की दलील है कि आज भी बांग्लादेश के दिल में एक पाकिस्तान जिंदा है। जी व्यूअर्स, आज का जो प्रोग्राम था वो 6 सितंबर की सिग्निफिकेंस के हवाले से था, यौम दिफा के हवाले से था। हमने आपको लोगों के जज्बात दिखाए, आर्मी म्यूजियम का ब्रीफ टूर कराया, आपको ये बताया कि मादरे वतन के लिए पाक फ़ौज की क्या कुर्बानियाँ हैं, तीनों फोर्सेस किस तरह पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और साथ साथ हमने आपको ये भी दिखाया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो हालिया जंग है उसके अंदर पाक फ़ौज का क्या किरदार है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें ये समझना चाहिए, आने वाली नस्ल को, नई जनरेशन को ये समझना चाहिए कि पाक फ़ौज की जो कुर्बानी है वो देर पा अमन के लिए हैं। हम लोग वक्ती तौर पे कुछ अपनी परेशानियों की वजह से हर एक को बोलने लग जाते हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि जो ये लोग हैं ये हमारे माथे का झूमर है। कहते हैं ना, ये जो सुकून है इसके पीछे वर्दी का खून है। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।